ये वीडियो है कल होने वाले UFC 285 प्रिडिक्शंस की, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड को ओपन करने वाली फाइट बो निकल वर्सेस जेमी पिकेट। बो निकल ने जस्ट अभी एमएमए को स्टार्ट किया है और उसका रिकॉर्ड 3-0 का है, वेयरएज दूसरी तरफ जेमी पिकेट का रिकॉर्ड है 13 विंस एंड 8 लॉसेस का। इस मैचअप को देखकर डायरेक्टली पता लग जाता है कि ये एक काफी बड़ा मिसमैच है। तो राइट अवे इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है बो निकल टू विन बाय सबमिशन। बो निकल ने अपनी 2 फाइट्स डायना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में की थी, जिधर उसने अपने दोनों ओपोनेंट्स को सबमिट किया था, और इस फाइट में भी मुझे लगता है कि जेमी पिकेट सबमिट होने वाला है। पर रिसेंटली बो निकल ने अमेरिकन टॉप टीम में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी हो सकता है कि बो निकल जेमी पिकेट को नॉकआउट कर दे। जेमी पिकेट की बात करें तो आई डोंट थिंक सो जेमी पिकेट बो निकल के टेकडाउन्स को डिफेंड कर पाएगा, और ना ही वो बो निकल को नॉकआउट कर पाएगा। इस मैचअप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये फाइट हो रही है बो निकल को बिल्ड अप करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। सो ये फाइट एक काफी इजी फाइट रहनी चाहिए बो निकल के लिए, और मुझे नहीं लगता ये फाइट 3 राउंड्स तक जाएगी। अब बात करते हैं मेन कार्ड की नेक्स्ट फाइट मैथ्यूज गैमरॉट वर्सेस जेलेन टर्नर के बारे में। जेलेन टर्नर एक मैसिव लाइटवेट फाइटर है, और वो इस फाइट में अपनी हाइट और रीच का काफी ज्यादा एडवांटेज ले सकता है। गिवन दैट मैथ्यूज गैमरॉट का गेम प्लान सबको पता है कि वो इस पूरी फाइट में कंटिन्यू ट्राई करता रहेगा जेलेन टर्नर को ग्राउंड में लेके जाने की। तो अगर जेलेन टर्नर को मैथ्यूज गैमरॉट के टेकडाउन्स को डिफेंड करना है, तो उसको अपनी रीच एडवांटेज को यूज करके कंटिन्यूस जैब्स और स्ट्रेट पंचेस को थ्रो करना होगा। मैथ्यूज गैमरॉट की लास्ट फाइट अगेंस्ट बेनिल दायरूश में हमने देखा था कि गैमरॉट स्ट्रेट पंचेस को ज्यादा ब्लॉक नहीं करता है, बट जेलेन टर्नर के लिए इस फाइट में जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था डैन हुकर, जो एक स्ट्राइकर है, उससे फाइट करने के लिए। बट ड्यू टू इंजरी डैन हुकर को इस फाइट से पुल आउट करना पड़ा, और उसकी जगह मैथ्यूज गैमरॉट आया, जो एक काफी सॉलिड रेसलर है, और उसके अगेंस्ट ट्रेन करने के लिए मुझे नहीं लगता जेलेन टर्नर को इनफ टाइम मिला। जेलेन टर्नर ट्राई कर सकता है पैसिव रहकर मैथ्यूज गैमरॉट के हर एक अटैक को काउंटर करने की, सेम जैसे बेनिल दायरूश ने किया था, बट मुझे नहीं लगता जेलेन टर्नर के पास वो एबिलिटी है जो बेनिल दायरूश के पास थी। देयरफॉर इस फाइट में मेरी पिक है मैथ्यूज गैमरॉट टू विन बाय डिसीजन। और अब बात करते हैं इस मेन कार्ड की काफी इंटरेस्टिंग फाइट जो होने वाली है जेफ नील वर्सेस शाफकात राखमनोव के बीच। ये फाइट ऑलरेडी जनवरी में हो जानी चाहिए थी, बट जेफ नील इंजर्ड हो गया था, और इस वजह से जेफ नील के जीतने के चांसेस और ज्यादा कम हो गए हैं। इंजरी के चलते जेफ नील को बीच में ही अपना ट्रेनिंग कैंप छोड़ना पड़ा, और रिकवर होने के बाद फिर से अपना ट्रेनिंग कैंप को स्टार्ट करना पड़ा, और ये फाइटर की परफॉर्मेंस के लिए अच्छी बात नहीं होती है। शाफकात राखमनोव की बात करें तो अभी शाफकात यूएफसी में काफी अच्छी रन पे है। उसका अनडिफीटेड 16-0 का रिकॉर्ड है, जिसमें उसने सभी फाइट्स को फिनिश किया है। शाफकात की ग्राउंड गेम सबको पता है कि काफी स्ट्रांग है। वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में हमेशा सबमिट करने का देखता है, जिसकी वजह से शाफकात के पास 8 विंस सबमिशन की हैं। बट इसके साथ शाफकात की स्टैंड अप फाइटिंग भी काफी अच्छी है, स्पेशली उसकी किक्स को थ्रो करने की एबिलिटी। बॉडी किक हो, स्पिनिंग हेड किक हो, या फिर क्लिंच में नीज को थ्रो करने की एबिलिटी, शाफकात इन सभी चीजों को काफी अच्छे से करता है। बट शाफकात की गेम में जो मेजर वीकनेस दिखती है वो है उसकी हेड मूवमेंट। एग्जैक्टली लाइक हमजा चिमाएव, शाफकात राखमनोव भी अपने हेड को वर्टिकल लाइन से मूव नहीं करता है। अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी शाफकात अटैक करने जाता है तो उसका हेड वर्टिकल लाइन से मूव नहीं करता है। काफी कम फैंस को यह पता होगा कि इसी वीकनेस की वजह से शाफकात राखमनोव एक बार अपनी फाइट में नॉकआउट होने से बचा है। शाफकात राखमनोव वर्सेस फरीदुन ऑडिलोव की फाइट में ऑलमोस्ट शाफकात नॉकआउट हो गया था, एंड जेफ नील की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जेफ नील इस वेल्टरवेट डिवीजन का वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटर होगा, जिसके पास 1 पंच नॉकआउट पावर है। तो अगर शाफकात ने जेफ नील के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग करने का डिसाइड किया तो उसको काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। शाफकात की वीक हेड मूवमेंट की वजह से अगर जेफ नील मैनेज कर लेता है शाफकात पे क्लीन पंच लैंड करना, तो शाफकात राखमनोव नॉकआउट भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली यही क्वेश्चन आता है कि क्या जेफ नील शाफकात के टेकडाउन्स को डिफेंड कर पाएगा? तो इसका आंसर है कि आई डोंट थिंक सो कि जेफ नील शाफकात के टेकडाउन्स को डिफेंड कर पाएगा। हो सकता है कि मे बी जेफ नील स्टार्टिंग में शाफकात के टेकडाउन्स को डिफेंड कर ले, बट इवेंचुअली शाफकात जेफ नील को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। जेफ नील की प्रीवियस फाइट्स में भी हमने देखा है कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है जेफ नील का टेक डाउन डिफेंस बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और इसका प्राइम एग्जांपल है जेफ नील की फाइट अगेंस्ट नील मैग्नी। नील मैग्नी के कंपैरिजन में शाफकात की ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा लेवल की है, तो अगर जेफ नील मैग्नी के टेक डाउन्स को डिफेंड नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता वो शाफकात के टेक डाउन्स को डिफेंड कर सकता है। सो अल्टीमेटली इस फाइट में मेरी पिक है शाफकात राखमनोव टू विन बाय टेक्निकल नॉकआउट।
आई थिंक जेफ नील शाफकात के ग्राउंड एंड पाउंड को डिफेंड नहीं कर पाएगा, जिसके चलते रेफरी इस फाइट को स्टॉप कर देगा। और अब बात करते हैं UFC 285 की को मेन इवेंट विमेंस फ्लाइवेट चैंपियन वैलेंटिना शेवचेंको वर्सेस एलेक्सा ग्रासो। अब टू बी ऑनेस्ट बहुत कम फैंस इस फाइट की केयर करते हैं, बट एनीवेज अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरी पिक है वैलेंटिना शेवचेंको टू विन बाय डिसीजन। वैलेंटिना शेवचेंको को अपनी लास्ट फाइट में टायलर सैंटोस ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम दी थी ग्राउंड में, जिसकी वजह से मुझे लगता है एलेक्सा ग्रासो का गेम प्लान भी सेम रहने वाला है। बट आई डोंट थिंक सो एलेक्सा ग्रासो के लिए ये गेम प्लान वर्क करने वाला है, क्योंकि एलेक्सा ग्रासो टायलर सैंटोस की तरह एक बिग फ्लाईवेट नहीं है, और स्टैंड अप फाइटिंग में मुझे नहीं लगता एलेक्सा ग्रासो किसी भी तरह से वैलेंटिना को प्रॉब्लम दे सकती है। वैलेंटिना काफी ज्यादा पावरफुल है अपने पंचेस और किक्स में, इसीलिए उसके साथ स्ट्राइकिंग करना काफी ज्यादा बैड डिसीजन है। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड UFC 285 की मेन इवेंट फाइट, जो होने वाली है जॉन जोन्स वर्सेस सिरिल गान के बीच। जॉन जोन्स 3 सालों के ले ऑफ के बाद पहली बार हेवीवेट डिवीजन में जाके फाइट करने वाला है, और ये उसकी फाइट होगी सिरिल गान के अगेंस्ट फॉर द हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट। जॉन जोन्स के लिए मेरी ओपिनियन में सिरिल गान फ्रांसिस एंगानो से भी ज्यादा टफ ओपोनेंट है। जब भी जॉन जोन्स ने फाइट की है उसके पास हमेशा अपने ओपोनेंट पर मैसिव रीच एंड मोस्ट फाइट्स में हाइट की एडवांटेज रही है, पर सिरिल गान के अगेंस्ट जॉन जोन्स को ये एडवांटेज नहीं मिलेगी। दोनों फाइटर्स सिमिलर हाइट के हैं, और ये पहली बार होगा कि जॉन जोन्स के पास सिर्फ 5 इंच की रीच एडवांटेज होगी। सिरिल गान जैसा फाइटर हेवीवेट डिवीजन में बहुत कम देखने को मिलता है, जो प्रॉपर शेप में होने के साथ बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है। सिरिल गान हेवीवेट डिवीजन में फाइट करता है, बट उसकी मूवमेंट एक मिडलवेट फाइटर की तरह है। जॉन जोन्स की फाइट गेम में मेन रहता है उसकी मूवमेंट, बट इस बार उसके ओपोनेंट सिरिल गान के पास भी सेम चीज है। किक्स की बात करें तो सिरिल गान हेवीवेट डिवीजन में होने के बाद भी बहुत ज्यादा किक्स को थ्रो करता है, जो रेयरली हमें हेवीवेट डिवीजन में दिखता है। इन सब में से गान की जो स्पेशल किक है वो है उसकी फ्रंट किक टू द बॉडी। फ्रंट किक सिरिल गान को हेल्प करती है अपने ओपोनेंट से डिस्टेंस मेंटेन रखने में, बट इसके साथ बार बार इन किक्स को थ्रो करके सिरिल गान अपने ओपोनेंट्स को गैस आउट कर देता है। दूसरी तरफ जॉन जोन्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई भी फाइटर जॉन जोन्स जैसे इफेक्टिव वे से किक्स को थ्रो करता होगा। इसके ऊपर से जॉन जोन्स की जो सबसे स्पेशल किक है वो पूरे फाइटिंग में सबसे ज्यादा डेंजरस है। मैं बात कर रहा हूं जॉन जोन्स की ऑब्लिक किक्स के बारे में। हेवीवेट में जॉन जोन्स की ऑब्लिक किक्स और ज्यादा डैमेज देने वाली हैं, क्योंकि अब उस डैमेज नी कैप को 250 पाउंड से भी ज्यादा वेट को कैरी करना पड़ेगा। स्ट्राइकिंग की बात करें तो आई थिंक दोनों फाइटर्स समवट इक्वल रहने वाले हैं, जिसमें जॉन जोन्स ज्यादा एल्बोस थ्रो करने की ट्राई करेगा, बट ओवरऑल आई डू थिंक सिरिल गान की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर होगी जॉन जोन्स से। जॉन जोन्स ने जब भी अपने से सिमिलर ओपोनेंट के साथ फाइट की है उसको हमेशा काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। जॉन जोन्स की लास्ट कुछ फाइट्स बहुत ज्यादा क्लोज गई हैं, और अब ऐसा लगता है कि जॉन जोन्स के ओपोनेंट्स उसको कैच करने लग पड़े हैं। जॉन जोन्स की परफॉर्मेंस जो डोमिनिक रेस के साथ थी वैसा ही सेम अगर सिरिल गान के अगेंस्ट हुआ तो आई थिंक जॉन जोन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। कपल ऑफ बैड परफॉर्मेंसेस और 3 सालों का ले ऑफ किसी भी ग्रेट फाइटर को हरा सकता है, और इस केस में तो जॉन जोन्स पहली बार हेवीवेट डिवीजन में जाने वाला है। पर इस फाइट में जो मेन एडवांटेज जॉन जोन्स को रहने वाला है वो है उसकी रेसलिंग को यूज करने की एबिलिटी। अगर जॉन जोन्स डैनियल कॉर्मिए जैसे वन ऑफ द ग्रेट रेसलर को ग्राउंड में लेके जा सकता है तो 100% वो सिरिल गान को ग्राउंड में लेके जाएगा। सिरिल गान के हिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम काफी ज्यादा स्क्वायर रहते हैं, जिसकी वजह से जॉन जोन्स को ज्यादा इजी होगा सिंगल लेग या फिर डबल लेग टेक डाउन करना। बट किसी ने भी जॉन जोन्स को हेवीवेट में फाइट करता नहीं देखा है, और इस पूरी फाइट में यही सबसे ट्रिकी सिचुएशन है। मे बी पहले 2 राउंड्स में कोई भी टेक डाउन ना हो और सिरिल गान टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले, बट इवेंचुअली मैं बिलीव करता हूं कि थोड़े टाइम के बाद ही सही बट जॉन जोन्स सिरिल गान को टेक डाउन कर लेगा। देयरफॉर इस फाइट में मेरी पिक है जॉन जोन्स टू विन बाय डिसीजन। बट ये फाइट जॉन जोन्स के लिए एक इजी फाइट नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर जॉन जोन्स वो विंटेज जॉन जोन्स नहीं रहा तो ये फाइट काफी ज्यादा क्लोज फाइट बन जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।